इंतजार करना बंद करो क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। देखिए, सही समय कभी नहीं आता, आपको समय को सही बनाना पड़ता है, अपनी मेहनत और लगन से। देखिए, आज है 3 दिसंबर का दिन और आज की वीडियो में 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और आज की वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जो है आप आज की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल हम 2 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। देखिए, 2 दिसंबर को ही हम राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में और छोटे-मोटे जो एग्ज़ाम्स होते हैं पुलिस वगैरह के, तो उनमें बहुत पूछा गया है। तो आइए पूरी डिटेल को जान लेते हैं। देखिए, 2 दिसंबर 1984 की रात को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी की कीटनाशक फैक्ट्री के औद्योगिक दुर्घटना के कारण जानलेवा जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है रिसाव हो गया था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण जो वहाँ पे बहुत सारे लोग, यानी कि हज़ारों लोग मारे गए थे। और देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले मृतकों की स्मृति में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। देखिए, भारत में हर साल लगभग 7 मिलियन लोग जो है ये वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं, लेकिन एक खास बात और है, इस 7 मिलियन लोगों में 4 मिलियन लोग जो है ये घर के अंदर के वायु प्रदूषण से मारे जाते हैं। तो फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी है, यानी कि ताज़ी हवा बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए आपको अपने घर के आसपास कम से कम एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए। मैक्सिमम आप जितने लगा सकें वो बहुत अच्छी बात है। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाता है 2 दिसंबर को, क्योंकि 2 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक फैक्ट्री में जो है कि मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इसी कारण मारे गए जो जो लोग थे, तो उन्हीं मृतकों की स्मृति में इस दिवस को मनाया जाता है। और अगला है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल हम 2 दिसंबर को मनाते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। देखिए, जो आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ये प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता को दुनिया के सबसे दूरस्थ जगहों तक ले जाकर डिजिटल डिवाइड को संबोधित करने के लिए मनाया जाता है। और देखिए, ये दिवस पहली बार 2001 में एक भारतीय कंपनी राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा मनाया गया था और इस दिन की शुरुआत एक अध्ययन के जवाब में की गई थी, जिसमें कहा गया था कि दुनिया में अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता पुरुष हैं, महिलाएं नहीं हैं। ठीक है, तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं हम और 2001 में ये दिवस पहली बार मनाया गया था। पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में एम परमा शिवम को जो है पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक बना दिया गया है। देखिए, भारत का जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, यानी कि कैबिनेट मंत्रालय है, तो इसकी नियुक्ति समिति ने 1 दिसंबर 2022 से 3 साल की अवधि के लिए, यानी कि 1 दिसंबर से 3 साल की अवधि के लिए, यानी कि 2022 से 23, 23 से 24 और 24 से 25, ठीक है। तो 1 दिसंबर 2025 तक जो है, जो आपके एम परमा शिवम हैं, ये पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक बने रहेंगे 3 साल तक, ठीक है। और देखिए, खास बात और है, जो आपके एम परमा शिवम हैं, इनका जो नियुक्ति है ये 1 दिसंबर से हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला है कि किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता ग्रहण की। तो देखिए, भारत ने जो है दिसंबर 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। और एक खास बात और है, जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, तो देखिए 2021 और 22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल में ये दूसरी बार है जब भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। इसके पहले भारत ने अगस्त 2021 में यूएनएससी की अस्थायी अध्यक्षता ग्रहण की थी और अब दूसरी बार 1 दिसंबर 2022 को भारत ने की है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता, ठीक है। और देखिए, यूएनएससी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएसए में, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है दूसरी बार, मतलब 2 सालों में दूसरी बार जो है भारत अध्यक्ष बनने वाला है। बनने वाला क्या है, बन गया है 1 दिसंबर से ही। और अगला कि अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस
तिथि को किया गया। तो देखिए 3 से लगाए 6 दिसंबर तक, आज 3 दिसंबर है तो आज से लगाए 6 दिसंबर तक जो है अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव मनाया जाएगा। और भारत का जो विदेश मंत्रालय है और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद है और गोवा सरकार है, तो ये सभी जो है एक साथ मिलकर साझेदारी में 3 से 6 दिसंबर तक गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन करेंगे। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव है इसका उद्घाटन 3 दिसंबर को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा किया गया, यानी किया गया मतलब आज किया जाएगा। और विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जो है इस समारोह में जो है ये सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। तो 3 से 6 दिसंबर तक याद रखना आपको कि अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन जो है किया जा रहा है। और इसका जो आयोजन है याद रखिएगा विदेश मंत्रालय, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद और गोवा सरकार मिलकर कर रही है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया। तो देखिए 2 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया है अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस जो है ये 2 दिसंबर 1929 को मनाना शुरू किया गया था, यानी कि पहली बार ये 1929 में 2 दिसंबर को मनाया गया था। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार दुनिया भर में 40 मिलियन से अधिक लोग आधुनिक गुलामी के शिकार हैं। और इसके अलावा दुनिया भर में जो है 150 मिलियन से अधिक 10 बच्चों में से एक बच्चा बाल श्रम का शिकार है। तो ये आंकड़ा जो मैंने दिया है इसको नोट कर लीजिएगा एक्स्ट्रा में कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बताया है कि दुनिया भर में 40 मिलियन से अधिक लोग आधुनिक गुलामी के शिकार हैं। और इसके अलावा दुनिया भर में जो है 150 मिलियन से अधिक 10 बच्चों में से एक बच्चा जो है बाल श्रम का शिकार है। अगला कि हाल ही में किसे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसके नए अध्यक्ष प्रशांत कुमार जी बन गए हैं। और अगला है कि हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनाव आयोग ने सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गिर के घने जंगलों में सिर्फ किस एक वोटर के लिए एक मतदान केंद्र स्थापित किया था। तो देखिए ये वोटर थे महंत हरिदास जी उदासीन, काफ़ी चर्चा में है वर्तमान में, याद रखेगा इनका नाम क्या है, महंत हरिदास जी उदासीन। और इनके लिए गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए चुनाव आयोग ने ये अपना एक निर्णय लिया था कि सभी लोगों को जो है हम वोट दिलवाएंगे, सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे वोटिंग में। और इसके लिए चुनाव आयोग ने गिर के घने जंगलों में सिर्फ एक वोटर के लिए मतदान केंद्र स्थापित किया था। और जिसके लिए किया गया था उस व्यक्ति का नाम है महंत हरिदास उदासीन। और 9वां प्रश्न की हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 1 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया। तो देखिए जो आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ठीक है, तो इनके लिए बिहाली में इन्होंने बिहाली में 1 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया। देखिए डीजी यात्रा सुविधा क्या है इसको हम अभी डिटेल में जानेंगे, लेकिन आपको बता दूं सबसे पहले कि जो कि ये सुविधा है ये नई दिल्ली के साथ केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में भी शुरू किया गया है। और शुरुआत में डीजी यात्रा की सुविधा केवल घरेलू उड़ानों के लिए होगी। अब जान लेते हैं हम डीजी यात्रा सुविधा है क्या। देखिए जो आपकी डीजी यात्रा सुविधा है इसको जो है खास तौर पर पैसेंजर्स को पेपरलेस और हसल फ्री ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया है। और ये जो है मोबाइल ऐप फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इसमें यात्रियों के चेहरे की पहचान की जाती है और इससे सेल्फ बैग ड्रॉप और चेक इन की सुविधा दी जाती है। हालांकि इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए यात्री को डीजी यात्रा आईडी क्रिएट करनी होगी। और इसे फिलहाल डोमेस्टिक फ़्लाइट यानी कि जो घरेलू फ़्लाइट है इंडिया में एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए, तो इसके यात्रियों के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है हाल ही में। और अगला कि हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच में द्विपक्षीय अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वां संस्करण 30 नवंबर 2022 को फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। तो देखिए बिहारी में भारत और सिंगापुर की सेना के बीच में द्विपक्षीय अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वां संस्करण 30 नवंबर 2022 को फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है। और देखिए 13 नवंबर 2022 को शुरू हुए इस अभ्यास में दोनों सेनाओं यानी कि भारत और सिंगापुर की सेनाओं की आर्टिलरी शाखा के द्वारा जो है 30 नवंबर 2022 को जो है इसको संपन्न किया गया। तो 13 नवंबर को शुरू हुआ था और 30 नवंबर को ख़त्म हुआ है।
कौन सा अभ्यास? अग्नि योद्धा अभ्यास। इसका 12वां संस्करण अभी हाल ही में याद रखेगा कि ये जो है 30 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। आज का पहला प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, बताइए। और बताइए कि सीमा सुरक्षा बल ने किस तिथि को अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया, बताइए। और आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस को हम कब मनाते हैं। और हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया था, बताइए। ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। और देखिए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 से 20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर क्या थी, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में हाल ही में लक्ष्मी सिंह को नियुक्त किया गया है। और देखिए मार्च 2024 तक जो है टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में विस्तारा एयरलाइन का विलय होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र का पहला एम्बेसडर दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। और देखिए पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी के रूप में स्टेफनी फ्रापार्ट को नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया मतलब ये बनी है, ठीक है। तो पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनी है स्टेफनी फ्रापार्ट। और देखिए वैज्ञानिकों ने हाल ही में रूस में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आप जो है मंथली करेंट अफेयर के वीडियोस को देख के रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने नवंबर महीने का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, इसको देख लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।